तो गाइस आज से मैं वन पीस को वानो आर्क से स्टार्ट करने वाला हूँ और वीडियो को सिर्फ 5 मिनट देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या मुझे वन पीस को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। तो चलो अब हम अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 1000 सनी तेजी से वानो कंट्री की ओर आगे बढ़ रहा होता है और शिप के अंदर नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो न्यूज़पेपर पढ़कर लूफी को बता रही होती है कि दुनिया भर के सारे राजा और रानी मरीजो में कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। नामी बताती है कि किंग नेपच्यून और शिरोहोशी भी इस मीटिंग को अटेंड करने पहुंचे हैं और जब लूफी सुनता है कि शिरोहोशी भी इस मीटिंग को अटेंड कर रही है तो लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है शिरोहोशी अब धीरे धीरे ताकतवर बन रही है। एंड गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अब लूफी का बाउंटी 1.5 बिलियन बेरीज हो चुका होता है और नामी ये भी बताती है कि जो गार्प हैं वो शिरोहोशी और नेपच्यून के पर्सनल रखवाले होते हैं और मरीजो के उस मीटिंग में वीवी भी पहुंची होती है और जैसे ही सांजी वीवी को देखता है सांजी का ठरकपन जाग जाता है और वो वीवी का फोटो देखकर कहता है ये तो और ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है और वीवी की फोटो को चूमने लगता है और सांजी को ऐसा करते हुए देखकर नामी अपना गोड मोड एक्टिवेट कर लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर से भाग जाओ सांजी, और सांजी को पीट के बगल में सुला देती है और लूफी और चॉपर भी वीवी की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब ब्रूक वीवी की फोटो देखता है तो वो कहता है कि मैं जल्दी वीवी से मिलूंगा और जल्दी उसका मैं पैंटी देखूंगा। भाई कितना गंदा बंदा है ये। लेकिन नामी ब्रूक को भी मार के उसके सर पर अंडा उगा देती है और उसे भी सुला देती है और उस मरीजो के मीटिंग में ड्रेसोरा किंगडम से भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। सांजी देखता है कि वहाँ पर वियोला चान भी आई हुई होती है तो उसका ठरकपन फिर से जाग जाता है और सांजी फोटो से ही वियोला चान की फोटो को चूमने वाला होता है। भाई क्या बंदा है ये। और हम लोग देखते हैं कि ड्रम किंगडम से वापुल और डाल्टन भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। नामी ये देखकर शॉक होती है कि आखिर वापुल यहाँ पर कैसे आ गया और रेबेक्का भी इस मीटिंग में आई हुई होती है। नामी कहती है जितनी भी रॉयल वाले लोग हैं सब लोग इस मीटिंग में रेवरी को अटेंड करने आए हुए हैं और जब सांजी देखता है कि दुनिया भर के सभी प्रिंसेस इस मरीजो के मीटिंग में आए हुए हैं तो उसका ठरकपन एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है और सांजी के अगल बगल दिल बन जाता है और अपने जीभ को बाहर निकालकर गंदी गंदी ख्यालें सोचने लगता है। सांजी को ऐसा लगता है कि वहाँ के सभी प्रिंसेस उसके बारे में सोचकर बात कर रहे होंगे और नामी चॉपर को कहती है चॉपर ये देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई जाना पहचाना इंसान आया हुआ है और चॉपर देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर कुरेहा भी आई हुई है और डॉक्टर कुरेहा को देखकर चॉपर रोने लग जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी सांजी पीछे से कहता है अरे ये बुढ़िया अभी भी जिंदी है क्या। तो चॉपर उसे एक लात मार देता है और हम लोग देखते हैं कि चॉपर डॉक्टर कुरेहा के फोटो को काट कर निकाल लेता है। अबे ये क्या कर रहा है चॉपर। और तभी हम लोग समुद्र में देखते हैं कि कुछ काला कलर का चीज तेजी से सनी की ओर बढ़ रहा होता है। नामी देखती है कि सांजी और चॉपर ने अपने अपने हिस्से का न्यूज़पेपर काट कर निकाल लिया होता है। चॉपर ने डॉक्टर कुरेहा का फोटो काट कर निकाल लिया होता है और सांजी ने सभी प्रिंसेस का। और नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को मिस कर दिया होता है जिसमें बिग मॉम और काइडो के बारे में लिखा हुआ होता है। तुम लोग एक नंबर के गधे हो चॉपर और सांजी। नामी उन लोगों से वो पेपर मांगने की कोशिश करती है लेकिन सांजी और चॉपर मना कर देते हैं वो पेपर देने से। और हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो लोग जल्दी वानो कंट्री में पहुंचने वाले होते हैं। तभी ब्रूक लूफी से पूछता है कि लूफी क्या वो ट्रांसपोंडल स्नेल किएमॉन से कनेक्ट हुआ कि नहीं। और जब लूफी ट्रांसपोंडल स्नेल से किएमॉन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसमें से कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सांजी वहां आकर कहता है कि शायद वो लोग अभी लैंड ऑफ वानो में नहीं पहुंचे होंगे। लूफी कहता है ऐसी बात है क्या। तो वो लोग को छोड़ो, चलो हम लोग लैंड ऑफ वानो की तरफ फटाफट आगे निकलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें एक डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि लैंड ऑफ वानो एक समुराई कंट्री है और वो कंट्री बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड होता है बाकियों नेशन से। मतलब न वहाँ की खबर किसी को मिलती है और ना ही बाहर की खबर वानो में मिलती है। वो कंट्री एकदम सेपरेट है वहाँ के लॉ के मुताबिक। फिर हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर किएमॉन और राइजो दोनों सब लोग बताते हैं कि लैंड ऑफ वानो एक समुराई कंट्री है और किएमॉन सभी लोगों को बताता है कि जो ये तुम छोटे से लड़के को देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि कोजुकी ओडन का एक लड़का है जिसका नाम है मोमोनोसुके सामा। एंड गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये छोटे से बच्चे को देखकर तुम लोग हल्के में मत लेना, ये भी सांजी की तरह एक नंबर का ठरकीला लड़का है। किएमॉन सभी को बताता है कि कोजुकी ओडन को वहाँ के समुराई द्वारा और काइडो द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और जब सभी ये लोग बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लूफी कहता है क्या कहा काइडो। हाँ काइडो द्वारा। और काइडो और उसके सभी पायरेट्स इस समय लैंड ऑफ वानो में मौजूद हैं और हम लोग इस चीज का बदला लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। राइजो कहता है हमें वहाँ के शोगन को मारना होगा जो अभी भी लैंड ऑफ वानो में मौजूद है और यही हमारी एक लौती इच्छा है। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है लूफी और तुमसे भी लॉ, जैसे कि हम सभी लोग एक ही फेट को फॉलो कर
करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग उस शोगन से फाइट करें और उसे मारकर गिरा दें और लैंड ऑफ वानो को एक आजाद कंट्री बना दें। और अगर हमें वहाँ की शोगन को मारना है तो हमें सबसे पहले एम्पेरियर काइडो को हराना होगा। मोमोन उसके रोते रोते कहता है कि मैं काइडो को मार के गिराना चाहता हूँ। मोमोन उसके लूफी के सामने सर झुकाता है, लेकिन लूफी उसका सर पकड़ लेता है और कहता है तुम टेंशन मत लो मोमो, आज से तुम हमारे दोस्त हो और मैं तुम सभी से वादा करता हूँ कि मैं काइडो को जरूर मार कर गिरा दूंगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि एक काला कलर का ऑक्टोपस 1000 सनी के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लूफी बोलता है कि हमें फटाफट लैंड ऑफ वानो में पहुंचना ही होगा, लेकिन नामी लूफी को रोक लेती है और कहती है कि यहाँ का हवा बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे समुद्र में मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लग जाता है। नामी कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंडी हवा और ऐसे वेव्स नहीं देखे हैं और मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग लैंड ऑफ वानो के एरिया में एंटर कर चुके होते हैं और वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और वहाँ के पानी का करंट भी कोई नॉर्मल करंट नहीं था। लहरें बहुत लंबी लंबी उछाल ले रही थी और नामी बताती है कि वो देखो ऊपर ऊपर अब काले बादल भी आने लगे हैं, इसका मतलब अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ब्रूक कहता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाना चाहिए जब तक कि यहाँ का मौसम थोड़ा सा सुधर ना जाए, लेकिन लूफी इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो ब्रूक, हमें अभी लैंड ऑफ वानो पहुंचना ही होगा। ब्रूक कहता है कि लूफी क्या तुम सच में सभी क्रू की जान खतरे में डालना चाहते हो? लेकिन नामी लूफी की बात से सहमत होती है। नामी कहती है कि कियोमोन ने मुझे पहले इस बारे में बताया था कि लैंड ऑफ वानो का मौसम कोई नॉर्मल मौसम जैसा नहीं होता, वहाँ का मौसम हर सेकंड बदलते रहता है और वहाँ का सी करंट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है और वानो कंट्री के अंदर घुसना अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ब्रूक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और थोड़ी देर बाद आना चाहिए, लेकिन लूफी इससे थोड़ा भी सहमत नहीं होता है और हमें इसी बात से मालूम पड़ जाता है कि लैंड ऑफ वानो कितना आइसोलेटेड कंट्री है। नामी सोचती है कि आखिर हम वहाँ पर सेफली कैसे पहुँच सकते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि उनके शिप पर पहले से ही एक ऑक्टोपस आकर खड़ा होता है और सभी लोग ये देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और 1000 सनी तेजी से लहरों के साथ वानो कंट्री की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी सांजी कहता है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी शिप डूब जाएगी, लेकिन इससे लूफी को घंटा भी फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि बस तेजी से आगे बढ़ते रहो। तभी हम लोग देखते हैं पानी के अंदर से कुछ बहुत बड़ा चीज सनी के पास आ रहा होता है। चॉपर कहता है कि हमारे शिप के नीचे कुछ बहुत बड़ी चीज हमारे तरफ आ रही है। नामी पूछती है कि आखिर ये है क्या, तो चॉपर बताता है कि ये कोई बहुत बड़ी मछली लग रही है और हम लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े जायंट गोल्डफिश होते हैं और ये सारे मछली सनी के अगल बगल से छलांग मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। सांजी कहता है कि आखिर इतने बड़े बड़े मछली यहाँ पर कैसे आ गए और बोलता है कि ये एकदम ताजा पानी है और ये सारे मछली यहाँ पर जिंदा कैसे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लूफी सांजी से कहता है कि सांजी क्या ये मछलियाँ खाने में अच्छे होंगे? तो सांजी बोलता है हाँ, अगर हम इन्हें गर्म पानी में उबाल कर खाएंगे तो ये खाने में काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। भाई इतने डेंजरस सिचुएशन में ये दोनों ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? भाई ये लूफी है, ये कुछ भी कर सकता है, छोड़ो भाई। और सांजी की बातें सुनकर लूफी के मुंह में पानी आ जाता है और तभी लूफी अपना हाथ लंबा करके एक मछली के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि जब हम सभी लोग जोरो और बाकी सभी के साथ मिलेंगे तो बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। कैरेट लूफी को बोलती है कि लूफी उसे ध्यान से खाना, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे हड्डियां होती हैं और कांटे होते हैं। तो सांजी गुस्से से कैरेट को बोलता है कि यह भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो तुम इसे इतने आसानी से बोल रही हो। और तभी वो मछली छलांग मारते मारते आगे बढ़ रही होती है और लूफी भी उसके ऊपर होता है और नामी ये देखकर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लूफी, उसके ऊपर से उतर जा, नहीं तो मछली तुझे भी खा जाएगी। और सांजी ये सब तुम्हारी गलती है, इतना घटिया आइडिया उसे देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, अब जल्दी से लूफी को शिप पर वापस बुलाओ, तुम उसकी टेंशन मत लो नामी, उसे कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा? तुम अभी इस बारे में चिंता करो कि हम लोग सनी को कैसे बचा सकते हैं और हम सब खुद कैसे बच सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लहरें आसमान को छू रही होती है और सारे मछली आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और 1000 सनी उनके पीछे होते हैं और सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। ब्रूक शिप को संभालने की कोशिश करता है और लूफी अभी भी उस मछली के ऊपर ही होता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। सांजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ का पानी कितना ज्यादा साफ सुथरा है और वहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और अंदर की सारी चीजें भी दिख रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि उन सभी का शिप पानी के बहाव के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और जब सभी लोग थोड़े से आगे पहुंच जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ का जो रिवर होता है और जो वाटरफॉल होता है वो ऊपर की ओर फ्लो कर रहा होता है और किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नामी कहती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ का पानी इतना ज्यादा साफ क्यों है और उसका रीजन है ये वाटरफॉल। और नामी कहती है कि शायद लैंड ऑफ वानो ऊपर ही कहीं पर है। क्या कहा? ऊपर? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी हम लोग देखते हैं जो वहाँ के सारे जायंट
गोल्डफिश होते हैं वो उस वाटरफॉल के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं और किसी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। नामी कहती है कि अगर हम लोग अपने शिप को ऊपर लेकर जाएंगे तो शायद हम लोग वहाँ पर जाकर डूब जाएंगे, क्योंकि वाटरफॉल का बहाव नीचे की तरफ है और हमारा शिप ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तभी लूफी कूदकर वापस से 1000 सनी के ऊपर आ जाता है और नामी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो नामी, मैं कुछ करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि लूफी अपना पैर 1000 सनी से बांध लेता है और अपना हाथ लंबा करके 2 मछली को पकड़ लेता है और उस मछली के जरिए 1000 सनी भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उस वाटरफॉल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। साला ये पागल लूफी कुछ भी करता रहता है, मरवा देगा भाई एक दिन ये सबको। शिप के अंदर सभी लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन इससे लूफी को घंटा भी फर्क पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि 1000 सनी आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है और सभी लोग हवा में होते हैं और हम लोग देखते हैं कि चॉपर रो रहा होता है, उसे लगता है कि वो मरी गया है और सभी लोग देखते हैं कि उनको कुछ सुनाई दे रहा होता है और सांजी बोलता है आखिरकार हम लैंड ऑफ वानो में पहुंच ही गए हैं। लेकिन तभी उनके शिप के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट वर्लपूल आ जाता है। लूफी उस वर्लपूल को देखकर बोलता है वाह कितना बड़ा वर्लपूल है, अब आएगा ना मजा। उस मछली की वजह से लूफी और बाकी सभी लोग तेजी से उस वर्लपूल की ओर बढ़ रहे होते हैं। नामी लूफी को बोलती है कि लूफी उन मछलियों को छोड़ दो। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे खाना है, मैंने कहा ना उसे छोड़ दे। और नामी लूफी को एक घूसा मार देती है जिससे कि लूफी का हाथ छूट जाता है। ब्रुक शिप को संभालने की कोशिश करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता है और 1000 सनी तेजी से उस वर्लपूल की ओर आगे बढ़ रहा होता है और इतने समय बाद लूफी को अभी रियलाइज होता है कि वो लोग वर्लपूल की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई मैं क्या बोलूं, क्या बंदा है भाई ये। और देखते ही देखते 1000 सनी उस जायंट वर्लपूल के अंदर समा जाता है और हम लोग देखते हैं कि लूफी समुद्र के गहराइयों में डूबा जा रहा होता है। और गाइस इसके बाद हम सभी लोग वानो की खूबसूरत वादियों को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और बेहतरीन दिखाई देता है। और हम लोग जोरो को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर चल रहा होता है और हम लोग जोरो को बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। अगर तुम लोगों ने वन पीस को फॉलो किया है तो तुम्हें मालूम होगा कि हम लोग ने जोरो को जो आइलैंड के बाद देखा ही नहीं है। और वानो कंट्री में सभी लोग जिस टाइप के कपड़े पहने हुए होते हैं जोरो भी उन सभी के जैसा कपड़ा पहन लेता है और स्ट्रीट पर घूम रहा होता है। और तभी जोरो एक आदमी को देखता है जिसके पैरों पर चांद का निशान बना हुआ होता है और जोरो उस आदमी को फॉलो करने लग जाता है। अरे छोड़ दे भाई जोरो, क्यों हर वक्त अपने सिर पर मुसीबत लेता है तू। और भाई अपना जोरो दिखने में एकदम कतई जहर लग रहा होता है। और इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसके नाक में 2 कील होता है और वो हथौड़ों से किसी चीज को ठोक रहा होता है। और तभी हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है। और गाइस वानो कंट्री में फ्रैंकी का नाम फ्रानुस्के होता है। वो बूढ़ा आदमी फ्रैंकी को बुलाकर बोलता है क्या ये काम तुमने किया है, मुझे इसका जवाब दो बच्चे। यस बॉस, ये मैंने ही किया है, क्या इसमें कोई गलती है। अरे बेवकूफ, इसमें गलती से भी ज्यादा कुछ है, ये एकदम परफेक्ट बना है गधेड़े, बहुत बढ़िया बेवकूफ लड़के। और फ्रैंकी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तरफ वो फ्रैंकी का तारीफ भी कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसे बुरा भला भी कह रहा होता है, जिससे फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है। तभी फ्रैंकी उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसे किएमॉन ने बोला था कि वहाँ के रूल को फॉलो करना होगा और अपना प्रोफाइल को मेंटेन करना होगा, जिस वजह से फ्रैंकी रुक जाता है और उसे कुछ भी नहीं बोलता है और उस बूढ़े आदमी को बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भाई हम लोग फाइनली उसप को देखते हैं जो कि दाढ़ी बाड़ी लगाकर कुछ चीज बेच रहा होता है। और भाई आप सभी लोग तो जानते ही हो कि उसप एक नंबर का झूठा आदमी है। तभी उसप एक तलवार निकालता है और बताता है कि ये कितेत्सु तलवार है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले की सुन के फटी जाए, कितेत्सु तलवार हो भी इसके पास, वाह। उसप बोलता है अगर ये तलवार से तुम किसी को काटोगे तो वो 1 मिनट में कट के एकदम राख हो जाएगा। और तभी उसप एक पेपर को काट कर बहुत सारे पेपर में बदल देता है और उसे हवा में उछाल देता है जिससे कि वो चेरी ब्लॉसम की तरह लग रहा होता है। और वहाँ के सभी लोग ये देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और वो सभी को बोलता है कि देखा आप सभी ने, ये तलवार कितना ज्यादा महीन है और ये किसी भी चीज को इजीली कट कर सकता है। तभी उसप अपने हाथ को हल्का सा काट लेता है लेकिन भाई मुझे तो शक होता है क्योंकि उसप अपने आप को कभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और उसप अपना चाल चल के सभी को बेवकूफ बना देता है। सभी को लगता है कि उसप ने सच में अपने हाथ को काट लिया है। तभी उसप किसी चीज से टॉड ऑयल को निकालता है और अपने हाथों पर लगा लेता है और जो उसका घाव होता है वो मिनटों में ठीक हो जाता है। सभी को लगता है कि उसप को सच में चोट लगी होती है लेकिन आप लोग तो जानते ही हो, सिर्फ आपको और हमें पता होता है कि उसप का आखिर है क्या। और उसप सभी को बताता है कि देखा आप सभी ने, ये तेल लगाते ही आपका घाव मिनटों में ठीक हो जाएगा और ये टॉड ऑयल मैंने स्पेशल ईस्ट ब्लू से लाया है। और वहाँ के सभी लोग उसप से वो तेल को खरीदने लग जाते हैं। और उसप का वानो में कोड नेम होता है उसो हाची जो कि एक टॉड ऑयल का सेल्समैन होता है। इसके बाद हम लोग कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बुढ़िया गिटार बजा रही होती है और वो किसी को बोलती है कि हाँ तुम एकदम सही कर रही हो, बस ऐसे ही करते रहो। और हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि
रॉबिन होती है जो कि यहाँ पर गीशा बनी होती है क्योंकि उसे शोगन के सामने परफॉर्म करना होता है। और वानो आर्क में रॉबिन का नाम होता है ओरोबी। इसके बाद रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जोरो कहीं पर बैठकर शराब पी रहा होता है और वानो कंट्री में जोरो का नाम होता है जोरो जीरो जो कि एक रोनिन होता है। इसके बाद जोरो वहाँ से निकल जाता है और कहीं पर जाने लग जाता है और तभी जोरो को अचानक से किसी तलवार की स्लैश करने की आवाज आती है जिससे कि जोरो एकदम चौकन्ना हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक आदमी किसी आदमी को तलवार से मार के खत्म कर देता है और वो आदमी उस आदमी को मार करके यहाँ से भाग रहा होता है और जोरो को उस आदमी से खून की महक आ रही होती है। जोरो उस आदमी को बोलता है तुम काफी जल्दी में लग रहे हो और तुम्हारे शरीर से भी काफी अच्छी खुशबू आ रही है, कहीं तुमने खून वाला परफ्यूम तो नहीं लगाया है। तभी वो बंदा जोरो के सामने तलवार तान लेता है और जब वो बंदा जोरो के आंख में देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी सीटी बजाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वहाँ की लोकल पुलिस होती है और वो जोर जोर से बोलते हुए आ रहे होते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। और पुलिस की सीटी की आवाज सुनकर वो कातिल वहाँ से भाग जाता है। तभी जोरो उन पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि वो स्लेशर यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन वो पुलिस वाले सभी लोग जोरो को ही कातिल समझ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करने की बात करने लगते हैं। उन सभी को लगता है कि जोरो ही मर्डरर है। जोरो उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो स्लेशर नहीं है, लेकिन जोरो की बात कोई भी नहीं मानता है। तो जोरो खुद को बचाने के लिए बोलता है मुझे अपने आप को बचाना ही होगा। तभी उसे कियमोन की बात याद आ जाती है। कियमोन ने सभी को बताया होता है कि तुम सभी लोग लैंड ऑफ वानो में हो और तुम्हें अपने रोल को निभाना होगा। वानो में एक शोगन है जिसका नाम होता है कोरोजुमी ओरोची और जो भी ऑफिशियल उसे फॉलो करते हैं वो सभी लोग काइडो के कंट्रोल में होते हैं और वो वहाँ का बहुत हाई अथॉरिटी लेवल का बंदा होता है और अगर तुमने ओरोची के बंदों को छुआ तो काइडो को इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, जिस वजह से हमारे लिए वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें वहाँ पर चुपचाप और शांति से रहना होगा, जिस वजह से जोरो खुद को सरेंडर कर देता है और सभी पुलिस वाले जोरो को रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने तलवार से एक भूसे से बने डमी को 2 हिस्सों में काट देता है। वो आदमी बोलता है कि तलवार तभी ताकतवर हो सकता है जब वो इंसानी खून को चखता हो और मैं चाहे अपने तलवार से जितनी भी डमीज को काट लूं लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी वहाँ पर जोरो को बांध कर लाया जाता है और वो आदमी जोरो को बहुत ही अजीब नजरों से देखता है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग सुबह देखते हैं कि एक आदमी रास्तों के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि यहाँ का कातिल फाइनली पकड़ा गया है और उस कातिल को मौत की सजा सुनाई गई है। और तभी उसप वहाँ पर आ जाता है और वो न्यूज़पेपर में देखता है कि ये स्लेशर कोई और नहीं बल्कि जोरो होता है। और जब उसप देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जोरो ही है तो एकदम हैरान रह जाता है। उसप बोलता है कि मुझे पता ही था ये जोरो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर जोरो को मौत की सजा सुनाई जाने वाली होती है, जोरो को वहाँ ओपन में बैठाया गया होता है और वो जो आदमी होता है वो जोरो का तलवार ले लेता है और वो बोलता है कि तो तुम्हारा नाम जोरो जीरो है, सभी लोग तुमसे कितना ज्यादा डरते हैं, अगर तुमने इस चाकू को अपने पेट में घुसा लिया तो तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। और हम लोग देखते हैं जोरो को एक छोटा सा चाकू थमाया जाता है जो कि जोरो को अपने पेट में घुसाना है, वो भी खुद से। और जोरो की यही सजा होती है जो कि भाई जोरो ने किया ही नहीं है। और वो बंदा किचित्सु तलवार को देखकर कहता है ये कितना सुंदर तलवार है। 23 साल पहले एक बहुत ही ताकतवर तलवारबाज रियुमा लैंड ऑफ वानो में आया था और तब से ये शिशुई तलवार मिसिंग थी और ये वही तलवार है जिससे रियुमा ने एक जायंट ड्रैगन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अब ये तलवार तुम्हारे पास है, लेकिन ये तलवार 23 साल पहले चोरी हुई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तलवार तुम्हें आखिर मिली तो मिली कैसे। मुझे तुम ज्यादा उम्र के भी नहीं लग रहे हो, क्या तुमने ये किसी चोर से चुरा लिया है? तभी वो बंदा बोलता है कि आज से तुम्हारी ये शिशुई तलवार अब मेरी हुई और आज से इसका मालिक सिर्फ मैं हूँ। तभी वो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि जोरो जीरो तेरा समय आ चुका है, ये चाकू अपने पेट में घुसा और अपनी जान दे दे। जोरो बोलता है कि ये चाकू में तो कोई ग्रिप भी नहीं है। तो वो सामने वाला कसाई बोलता है कि इस टाइप के चाकू में कोई ग्रिप नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से इस चाकू को अपने पेट में घुसाओ और अपना जान दे दो, नहीं तो मुझे अपने तलवार से तुम्हारे सर को धड़ से अलग करना पड़ेगा। तभी जोरो अपने कपड़े को उतारता है और अपना 6 पैक दिखाता है और बोलता है कि अलविदा, और वो चाकू को अपने पेट में घुसाने वाला होता है। लेकिन तभी जोरो रुक जाता है और तभी जोरो बोलता है कि मुझे अभी भी खून की स्मेल आ रही है। और जोरो उस सामने वाले मैजिस्टर की तरफ देखकर बोलता है तुमने उस आदमी को मारा है, तुमसे ही खून की स्मेल आ रही है। और जोरो उस चाकू में आर्मामेंट हाकी को एक्टिवेट कर देता है और स्लाइस करके उस बंदे की तरफ अटैक करता है और वो स्लैश उस बंदे के छाती को चीर देता है और उसे 2 हिस्सों में कर देता है, जिससे कि वो मैजिस्टर वहीं पर मर जाता है और उसके सारे बंदे देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। और उसी वक्त जोरो कियमोन से माफी मांग लेता है, मुझे माफ कर दो कियमोन। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि एक बीच के किनारे बेहोश पड़ा होता है। तभी एक केकड़ा आकर के लूफी के नाक को काट लेता है, जिससे कि लूफी होश में आ जाता है और लूफी अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है।
होता है। उसे अभी भी कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो लैंड ऑफ वानो में पहुंचा है या नहीं, और जाके थाउजेंड सनी के सामने खड़ा हो जाता है। और इस तरफ जोरो के ऊपर उस मैजिस्टर के बंदे हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सभी को एक एक करके काट देता है। और इस तरफ लूफी को जंगल से बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है, और तभी लूफी के सामने एक शेर जैसा दिखने वाला कुत्ता उड़ते हुए आ जाता है और थाउजेंड सनी से टकरा जाता है, जिसे देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कुत्ते को बोलता है कि अगर हमारे शिप को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लूफी इतने बड़े जायंट कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लूफी कंफ्यूज में होता है कि ये कुत्ता है या कोई सुअर है। तभी हम लोग देखते हैं कि जंगल से एक सफेद कलर का बबून बाहर आता है और जोर से दौड़ता है, और उस बबून के हाथ में एक तलवार भी होता है। लूफी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर बबून तलवार कैसे यूज कर सकता है, और बोलता है कि क्या ये सच में लैंड ऑफ वानो ही है या मैं कहीं और पर आ गया हूँ। और तभी वो बबून और वो शेर जैसे दिखने वाला कुत्ता आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। वो कुत्ता उस बबून को काट लेता है, जिस वजह से उसका तलवार पीछे जाकर गिर जाता है, और तभी वो बबून उस कुत्ते को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो पीछे जाकर गिर जाता है। लूफी गुस्से में उन दोनों को बोलता है कि अगर तुम लोग को लड़ना है तो लड़ो, लेकिन अगर मेरे शिप को कुछ भी हो गया तो मैं तुम सबको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद लूफी समुद्र की ओर देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ पर आया तो आया कैसे। हम लोग देखते हैं कि जब लूफी और बाकी सभी लोग उस वर्लपुल के अंदर जा रहे होते हैं, तभी ये लोग बात करते हैं कि हम लोग आखिरकार इस वर्लपुल से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी सांजी नामी और कैरेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी हम लोग लैंड के ऊपर जंप करने वाले हैं। और सांजी जब कूदने वाला होता है तो चॉपर सांजी का पैर पकड़कर रो रहा होता है और बोलता है कि सांजी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी लेकर चलो। लेकिन सांजी मजाक मजाक में बोलता है कि वैसे भी हम सबका वजन बहुत ज्यादा हो गया है, तो सॉरी चॉपर, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा पाऊंगा। लेकिन चॉपर बहुत तेजी से रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ो मत, मुझे भी लेकर चलो। सांजी बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था चॉपर, मुझे कसकर पकड़ लो तुम। तभी वहाँ पर ब्रूक भी आता है और ब्रूक भी सभी को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि ब्रूक हड्डियों का ढांचा होता है। इसी वजह से जब ब्रूक ने सभी को पकड़ा हुआ होता है तो सभी को ब्रूक की हड्डियां गड़ रही होती हैं। ब्रूक बोलता है कि आखिर हम लोग लैंड ऑफ वानो के जमीन पर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, हम लोग तो पानी में फंसे हुए हैं। तभी लूफी बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे पेट के ऊपर कूद करके ऊपर चले जाना। और तभी लूफी अपने आप को गुब्बारे की तरफ फुला लेता है और सांजी लूफी के ऊपर कूद करके ऊपर चला जाता है। लूफी इन सभी को बोलता है कि मैं भी तुम सबके पास जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद लूफी भी अपना हाथ लंबा करके ऊपर कूद जाता है, लेकिन तभी वो ऑक्टोपस आ करके लूफी को पकड़ लेता है, जिस वजह से लूफी ऊपर नहीं जा पाता है और उस वर्लपुल के अंदर समा जाता है और पानी के गहराइयों में डूब जाता है। और लूफी डूबते डूबते उस ऑक्टोपस को बहुत ज्यादा गाली दे रहा होता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि वो बबून और कुत्ता दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, और तभी लूफी अपने टोपी में चेक करता है कि उसका वीवर कार्ड खो गया है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि जोरो अभी भी सभी शोगन से फाइट कर रहा होता है। वो सारे समुराय जोरो को सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन जोरो सरेंडर नहीं करता है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता है और अपनी तलवारें को ले लेता है, और एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दो तलवार को अपने हाथ में, और अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल फॉर्म में आ जाता है। और सारे समुराय ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में ये 3 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करने वाला है। और तभी जोरो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक का यूज करता है, जिसका नाम होता है ड्रैगन ट्विस्टर। और उस अटैक की मदद से वहां पर एक टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, और हम लोग देखते हैं कि उस मैजिस्टर का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, और वहां पर जितने भी समुराय होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और सब कुछ तबाह करने के बाद जोरो आसमान में देखता है और बोलता है कि ये तो सच में काफी अच्छा कंट्री है भाई, इसको कुछ शर्म वरम है कि नहीं है। एक तो कियमोन ने उसको बोला था कि यहाँ पर कुछ मत करना, ऊपर से भाई इतना बड़ा मुसीबत मोल लेके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, क्या बोलूं भाई मैं। इसके बाद हम लोग 2 आदमी को देखते हैं जो कि ड्रैगन जैसे दिखने वाले घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, और एक आदमी के हाथ में बोरा होता है जिसमें से आवाज आता है कि मुझे मेरा राइस वापस कर दो, मुझे मेरा राइस वापस कर दो। तभी वो आदमी बोलता है मैंने सुना था कि तुम क्या बोल रही थी। और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक छोटी सी बच्ची बोल रही होती है कि जब कोजुकी क्लैन वापस आएंगे तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देंगे, और उस बोरे में वही छोटी सी बच्ची होती है। और वो आदमी बोलता है कि तूने वानो कंट्री में काजुकी क्लैन का नाम लेकर बहुत बड़ा क्राइम किया है, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी, मैं तुझे अब जेल में डाल दूंगा। तभी उनमें से एक बंदा सामने देखता है जहाँ पर लूफी की शिप होती है, और देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा हुआ है। और वो बंदा उस बबून के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि इसको मैंने एक काम दिया था, इसने वो भी नहीं किया है, ये किसी काम का बबून नहीं है। तभी वो बंदा अपने किसी सब ऑर्डिनेट से बोलता है कि मुझे सामने एक बंदा नजर आ रहा है जिसके पास एक शिप भी है। तभी ट्रांसपोंडल स्नेल से एक बंदा आवाज लगाकर बोलता है कि क्या तुम्हें उसकी क्रू भी नजर आ रही है। तो वो आदमी बोलता है नहीं, वो अकेला है। तो वो सामने वाला बंदा बोलता है कि उसे पकड़कर जेल में डाल दो। और तभी वो बंदा लूफी के ऊपर बंदूक तान लेता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन तभी लूफी अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और उसके हमले से बच जाता
जाता है और ये बंदा एकदम शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि इसने ये गोली को डॉज कैसे कर लिया है। तभी लूफी अपना हाथ लंबा करके उस बंदे को एक घूसा मार के नीचे जमीन पर गिरा देता है। तभी वो दूसरा वाला बंदा भी लूफी के ऊपर लगातार बंदूक से फायर करता रहता है, लेकिन तभी लूफी अपना पैर लंबा करके उसे और उसके डायनासोर को भी मार के नीचे जमीन पर गिरा देता है। और इस मौके का फायदा उठा करके वो छोटी सी बच्ची उस बोरे से बाहर आ जाती है और ये बंदा उस सफेद वाले बबून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि अब एक गधेड़े तू पागल की तरह खड़ा क्या है, अभी के लिए उस कुत्ते को छोड़ दे और अपना तलवार उठा और जो ये तेरे सामने बंदा खड़ा है उसे खत्म कर दे। तभी वो बबून लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और लूफी के पीछे जाकर दहाड़ता है, लेकिन इसे लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और जैसे ही वो बबून लूफी को मारने वाला होता है तभी लूफी अपने कॉन्करर हाकी का यूज करता है, जिस वजह से वो शेर जैसे दिखने वाला कुत्ता और वो बबून लूफी को अपना मालिक मानने लगते हैं। और ये देखकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आखिर तू ये कर क्या रहा है, हाँ तेरे से एक पायरेट नहीं संभाला गया। और वो बंदा वापस से बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची आकर के पीछे से उस बंदे के सिर पर एक जोरदार वार करती है और वो बंदा आगे जाकर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे छोटी बच्ची, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी लूफी अपना हाथ लंबा करके उसे एक घुसा मार देता है और वो बंदा कहीं दूर जाकर गिर जाता है। और लूफी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देती है। और इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची का नाम ओतामा होता है। लूफी ओतामा को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम डरो मत मुझसे। क्या सच में आप मुझे कुछ नहीं करने वाले हो? अरे हाँ, सच में मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी ओतामा लूफी के पास भाग कर जाती है और अपने गाल में से एक डम्पलिंग्स बाहर निकालती है। लूफी ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है। लूफी को लगता है कि ओतामा ने अपने गाल से ये कैसे निकाल लिया। और ओतामा उस बबून के सामने जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे खा लो। और इधर पूरे टाउन में ये बात फैल जाता है कि उस स्लेशर ने मैजिस्टर को मार डाला है। जब फ्रैंकी ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। क्या कहा, 3 स्वॉर्ड स्टाइल? तब तो ये जरूर जोरो होगा। सामने बैठे दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि उस स्लेशर ने मैजिस्टर सामा को 2 हिस्सों में काट दिया था और वो दोनों बोलते हैं कि इंसान के तो 2 ही हाथ होते हैं, तो उसने 3 स्वॉर्ड स्टाइल कैसे यूज किया? तो फ्रैंकी सामने से बताता है कि जरूर उसने अपना एक तलवार मुंह में रखा होगा और 2 तलवार अपने हाथों में, और उन लोग को 3 स्वॉर्ड स्टाइल वाले फॉर्म में होकर दिखाता है। तभी वो उनका बूढ़ा मालिक पीछे से आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर टाइम पास करने आते हो क्या? तो फ्रैंकी और बाकी सभी लोग यहाँ से दौड़कर भाग जाते हैं और फ्रैंकी मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया है। और जब रॉबिन जोरो की पोस्टर देखती है तो वो भी एकदम हैरान रह जाती है और एकदम शॉक हो जाती है। तभी वो पीछे से बुढ़िया आकर रॉबिन से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो रॉबिन बोलती है नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। और रॉबिन भी मन में सोच रही होती है कि जोरो आखिर तुमने ये क्या कर दिया। और जब उसब जोरो का पोस्टर देखता है तो अपने सर पर हाथ मारकर बोलता है इस बार तो इसने हद ही पार कर दी है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसब से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इसे जानते हो। तभी उसब अपने एक्टिंग में उतर जाता है और धड़ाधड़ झूठ बोलने लगता है। उसब बोलता है प्लीज ऑफिसर सामा, प्लीज उसे पकड़ लीजिए, जितनी जल्दी हो उसे पकड़ लीजिए, नहीं तो मैं रात भर डर के मारे सो नहीं पाऊंगा। मेरे पास मेरे 10 बच्चे हैं और जो सबसे बड़ा है वो केवल सिर्फ 7 साल का है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? प्लीज आप उसे जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। और भाई उसब की ये दुख भरी झूठी कहानी सुनकर वो ऑफिसर के आंख में भी आंसू आ जाते हैं। कमाल करता है भाई उसब। और वो ऑफिसर उसब को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ूंगा। भाई काश उसब के जैसा मुझे भी झूठ बोलने आता तो मैं भी अपने कॉलेज से झूठ बोलकर छुट्टी ले लेता भाई। और इस तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे खड़ा होता है और दारू पी रहा होता है। भाई इसे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता कि इसका वांटेड पोस्टर लगा है और इधर ये नीचे खड़ा होकर दारू पी रहा है। बेशरम लड़के, भाई कुछ तो शर्म कर ले, क्या ही बंदा है भाई ये तो। और जब जोरो अपना वांटेड पोस्टर देखता है तो उसे घंटा भी फर्क पड़ रहा होता है। वो बोलता है कि इन लोग ने आखिर मेरा चेहरा पहचाना तो पहचाना कैसे? हाँ भाई तू तो मास्क लगा के घूम रहा है ना। और यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बबून ओतामा का डम्पलिंग्स खा लेता है और वो उस डम्पलिंग्स को खाते ही ओतामा का दोस्त बन जाता है। और जब ओतामा उससे हाथ मिलाने को बोलती है तो वो बबून ओतामा से हाथ भी मिलाता है और लूफी और ओतामा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लूफी कूद करके उस बबून के ऊपर चढ़ जाता है। और ओतामा बताती है कि जो ये पीला वाला कुत्ता है इसका नाम कामाचियो है और ये मेरा पालतू कुत्ता है। ओतामा लूफी को बोलती है कि मेरा नाम ओतामा है। तो लूफी बोलता है कि मेरा नाम लूफी है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लूफी ओतामा से बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लूफी बोलता है कि मैं अभी जहाँ पर हूँ क्या वो सच में लैंड ऑफ वानो है? ओतामा बोलती है कि हाँ ये लैंड ऑफ वानो ही है और तुम इस वक्त कुरी रीजन में मौजूद हो। तो गाइस इसी के साथ हमारा वानो आर का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो पर 20 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाऊंगा और वन पीस को कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है तो उसे मिस मत करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।